हेलो डियर लर्नर्स, मैं अंकिता लकरा, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। इसमें हम जानेंगे कि कंपनी कैसे अपने शेयर्स को इशू करती है और उसकी जनरल एंट्रीज। इशू ऑफ शेयर्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। जैसे कि कंपनी को कोई ना कोई अकाउंटिंग फंक्शन करना ही पड़ता है, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या करता है, कंपनी क्यों यूज करती है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज अ काइंड ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड बाय कंपनीज टू ट्रैक एंड रिकॉर्ड कैश फ्लो। मतलब कि कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तब यूज करती है जब उसे अपने कैश इनफ्लो या आउटफ्लो को क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, या फिर बोल सकते हैं कि कैश के मूवमेंट को उनको ट्रैक करना होता है, तब कंपनीज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यूज करती है। अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में वर्ड आता है कंपनीज, तो ये जानते हैं कि कंपनीज क्या होती है। जनरली देखा जाए तो कंपनी क्या होती है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जो म्यूचुअल इंटरेस्ट से इकट्ठे होते हैं और अपने पैसे लगा के कंपनी चलाते हैं और उस कंपनी का एक आइडेंटिटी नाम होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, कंपनी क्या होती है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कि ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ में पहले इनकॉर्पोरेटेड हुई है, वो एक कंपनी कहलाती है। कंपनी में बहुत सारे शेयर्स होते हैं। तो शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसे हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, उन यूनिट्स को हम बोलते हैं शेयर्स। जैसे यहां लिखा है, A company's capital is divided into small equal unit. Each unit is known as shares. ठीक है, तो शेयर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। जैसे यहां लिखा है, प्रेफरेंस शेयर इट नेम्स डिफाइन प्रेफरेंस राइट over other shares and get claim before ordinary और equity shares। तो जैसे यहाँ पे नाम में ही समझ में आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर मतलब इनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है ओवर ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर्स। मतलब जो ऑर्डिनरी या तो फिर बोल सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके ऊपर इनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड इन प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। Even at the time of liquidation of a company, they have the preferential right over capital repayment। जैसे मैंने कहा कि प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलता है, प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं ओवर ऑर्डिनरी या तो फिर बोल सकते हैं इक्विटी शेयर्स पे। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंशियल राइट्स है वो दो रिगार्ड्स में हो सकते हैं। पहला है डिविडेंड पे, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलता है एज रिगार्ड्स दो चीजों में। सबसे पहला है डिविडेंड, मतलब कि जब कभी भी कंपनी में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले प्रॉफिट प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को दिया जाता है एज अ डिविडेंड। नेक्स्ट है, अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, अगर कंपनी बंद हो रही है, तो जो कैपिटल रिपेमेंट होता है, जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का जो हिस्सा होता है, सबसे पहले उनको दिया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। जैसा यहां लिखा है, इक्विटी शेयर्स ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स, और ये कंपनी के एब्सोल्यूट ओनर होते हैं, लेकिन इनको डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को पेमेंट करने के बाद या फिर उनको डिविडेंड देने के बाद ही इनको अपना डिविडेंड मिलता है। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लिक्विडेशन के टाइम पे कैपिटल रिपेमेंट दिया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स क्लेम नहीं कर सकते हैं एनी कंपनीज एसेट पर। जैसे कंपनी अगर लिक्विडेट हो रही है तो उसका कोई भी हिस्सा इक्विटी शेयर होल्डर क्लेम नहीं कर सकता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसे क्लेम कर सकता है। फिर हम जानते हैं मीनिंग ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे क्या मीनिंग दिया है,
share capital is referred to as the capital that is raised by the company by issuing shares to investors। मतलब शेयर कैपिटल क्या होता है कि जब कंपनी अपना कैपिटल कैसे रेस करती है, अपने शेयर्स को बेच के रेस करती है, किसे, इन्वेस्टर्स या पब्लिक को, तो उसे कहते हैं अपन शेयर कैपिटल। ठीक है। Share capital comprises of capital that is generated from funds generated by issuing of shares for cash और नॉन कैश कंसिडरेशन। मतलब कि जो इशू हम कर रहे हैं शेयर्स को, ठीक है, वो दो कंडीशन में भी हो सकती है, या फिर कैश कंसिडरेशन से या तो फिर नॉन कैश कंसिडरेशन से। ठीक है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहला है ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। मतलब ये होते हैं नॉमिनल कैपिटल, मतलब इतना कैपिटल ऑथराइज्ड है इशू करने के लिए, उससे ज्यादा कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर कैपिटल इन विच अ कंपनी इज अलाउड टू इशू इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। A company is not supposed to raise more than the amount of capital as mentioned in the memorandum of association. It is also known as registered or nominal capital. ठीक है। नेक्स्ट है issued share capital। ये क्या कहता है? Total of the share capital issued to shareholders, this may be less than the authorized capital। issued share capital क्या होता है? मतलब ऐसे कैपिटल जो कंपनी ने एक्चुअली इशू किए हैं पब्लिक को। ये याद रखिएगा हमेशा कि इशूड शेयर कैपिटल कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा कंपनी अलाउ ही नहीं करती है शेयर्स को इशू करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। is the portion of issued capital which has been subscribed by all the investors including the public। मतलब कि ये सब्सक्राइब कैपिटल वो होते हैं जितना हमने इशू किया, पब्लिक के इन्वेस्टर्स ने जितना उसको सब्सक्राइब किया, जितना इशू में से जितने को उसने खरीदा, उसे अपन बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ऑथराइज्ड कैपिटल है कितनी? 10। ठीक है। 10 है ऑथराइज्ड कैपिटल, लेकिन इशू उसने की है कितनी कंपनी ने? 8। ठीक है। 8 इशूड शेयर कैपिटल है, लेकिन उसमें से सब्सक्राइब कितने हुए हैं? 8 में से 5 लोगों ने सिर्फ वो शेयर को सब्सक्राइब किए हैं, तो उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। Total amount of issued capital for which the shareholders are required to pay. This may be less than subscribed capital as the company may ask shareholders to repay by installment। तो called up share capital क्या होते हैं? ऐसे शेयर कैपिटल जो हमने इशू किए, लोगों ने सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब करने के बाद उनको उनका क्या करना होता है? पैसा देना होता है। ठीक है। लेकिन कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं कि जितना आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है उतने का ही उसको पैसा मिले, या फिर बोल सकते हैं वो लेस देन सब्सक्राइब कैपिटल भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी क्या करती है, जो शेयर होल्डर्स होती है उनको कॉल्ड अप करती है, उनको याद दिलाती है कि आपको पैसे देने हैं। ठीक है। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है paid up share capital। amount of share capital paid by the shareholders, this may be less than called up capital। paid up शेयर कैपिटल से नाम से समझ में आ रहा है कि जो लोगों ने सब्सक्राइब किया था, जो लोगों ने कंपनी ने कॉल्ड अप किया था, उन लोगों ने क्या किया? उस शेयर कैपिटल को पेड अप किया। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर कैपिटल पेड बाय द शेयर होल्डर्स, ये लेस हो सकता है कॉल्ड अप कैपिटल से। मतलब कि अगर कंपनी ने कॉल्ड अप किया आपको कि आपको अपने पैसे देने, लेकिन अपने पैसे नहीं दिए, तो ये कॉल्ड अप कैपिटल से भी कम हो सकता है।
ठीक है, उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स, हम उसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है इशू ऑफ शेयर्स। ऐसे यहाँ लिखा है when a public company desire to raise capital by issuing its shares to the public, it has to invite the public to subscribe for its shares. The invitation is made through a document called prospectus. मतलब कि जब भी एक पब्लिक कंपनी को अपना कैपिटल क्या करना होता है, रेस करना होता है, तो वो अपने कंपनी के शेयर्स को क्या करती है, मार्केट में बेचती है। कैसे बेचती है, लोगों को वो इनवाइट करती है। इनविटेशन कैसे देती है, एक डॉक्यूमेंट से देती है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, जैसे कि हमने शेयर कैपिटल में पढ़ा था कि शेयर कैसे बिक सकते हैं, दो कंडीशंस में, या तो फिर वो कैश कंसिडरेशन से बिक सकते हैं या तो फिर नॉन कैश कंसिडरेशन से। कैश कंसिडरेशन का मतलब होता है व्हेन अ कंपनी रिसीव कैश अगेंस्ट द इशूड शेयर, मतलब कि जो शेयर्स कंपनी बेच रही है वो क्या किसमें बेच रही है, कैश में बेच रही है, तो उसे अपन बोलेंगे फॉर कैश कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कि कैश में इशू शेयर नहीं कर रही है। यहां लिखा है when company issue shares in consideration against purchase of fixed asset, मतलब कि कंपनी अपने शेयर बेच रही है लेकिन सामने वाला इन्वेस्टर्स उसको कैश नहीं दे रहा है, वो उसे क्या कर रहा है, कुछ फिक्स्ड एसेट कंपनी का वो ले रहा है। इसे बोलते हैं नॉन कैश कंसिडरेशन या तो फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब तक हमने ये देखा कि कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स को इशू कर रही है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फिर जो पब्लिक होती है, उस शेयर्स को सब्सक्राइब कर रही है या तो फिर उसे खरीद रही है। अब हम ये जानेंगे कि शेयर्स का पेमेंट कैसे होता है। यहाँ पे शेयर पेबल होते हैं किसमें, इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो पहला इंस्टॉलमेंट किसमें होता है, एप्लीकेशन मनी पे। एप्लीकेशन मनी पे पहली इंस्टॉलमेंट होती है, मतलब कि जब भी कोई कंपनी इनविटेशन के थ्रू क्या करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है। ठीक है, तो पब्लिक क्या करती है, सबसे पहले वो एप्लीकेशन का पैसा देती है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब होता है, अलॉटमेंट मनी पे, मतलब कि एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को मिल गया। अब कंपनी का काम है कि जो पैसा या फिर जो शेयर होल्डर उसको खरीदा है उसको वो शेयर अलॉट करे, तो सेकेंड पेमेंट तब होती है, अलॉटमेंट में होती है। थर्ड इंस्टॉलमेंट कब होता है, फर्स्ट कॉल पे होता है। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट कब होता है, सेकेंड, थर्ड और सो ऑन में। लास्ट इंस्टॉलमेंट कब होता है, जिसे अपन बोलते हैं फाइनल कॉल। यहाँ पे कॉल का मतलब होता है कि कंपनी क्या करती है, उस शेयर होल्डर्स को बार बार याद दिलाती है कि आपको जो शेयर सब्सक्राइब किए हैं उसका आपको आधा पैसा देना है टाइम टू टाइम। तो ऐसे में फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल और आखिरी कॉल को फाइनल कॉल बोला जाता है। अब हम आते हैं इशू ऑफ शेयर्स के मेन चीज पे, जो कि है इसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मैंने क्या बताया था कि ये कैश के मूवमेंट को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, इसलिए हमको इशू ऑफ शेयर्स में जर्नल एंट्री पढ़ना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले एंट्रीज पढ़ लेंगे। सबसे पहले एंट्री किसकी होगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, जो कि था हमारा एप्लीकेशन के पैसे पे। तो यहाँ पे लिखा है ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे नरेशन दिया हुआ है, बीइंग द एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर, जो भी जिस रेट होगा उसका एट रुपीज पर शेयर। ये होगी हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री किस चीज की होगी, वो होगी हमारी ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी क्या करती है कि जो जितना भी एप्लीकेशन का पैसा आया है वो उसको अपने शेयर कैपिटल पर ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे कंडीशन आ जाती है, those applicants who could not be allotted any shares, their application money will be returned। मतलब कि एप्लीकेशन अगर पैसा आ गया कंपनी के पास और
कोई भी ऐसे शेयर होल्डर हो गए जिनको शेयर्स अलॉट नहीं किया गया हो, तो कंपनी क्या करती है, उनके एप्लीकेशन मनी को उनको वापस कर देती है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग द एप्लीकेशन मनी ऑफ शेयर्स रिटर्न्ड। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स द अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू टू द कंपनी। सेकेंड क्या होगी, हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या पढ़ा था कि वो अलॉटमेंट की एंट्री होती है। एप्लीकेशन का मनी कंपनी के पास आ गया, कंपनी ने अपने एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर भी कर दिया। अब क्या बारी आती है कंपनी को शेयर्स अलॉट करने की। तो अलॉटमेंट की जब एंट्री होती है, सबसे पहले एंट्री ये होती है कि अलॉटमेंट ड्यू रहता है। ठीक है, उसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर्स, जो भी अलॉटमेंट का पैसा है वो पर शेयर। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो हमारी एंट्री थी ड्यू की। ड्यू होने के बाद अब हम क्या करेंगे, रिसीट की एंट्री करेंगे। मतलब कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बोला कि ये आपके अलॉटमेंट की पैसा ड्यू है, आप उसको दे दो। कंपनी क्या करती है, उसके बाद रिसीट की एंट्री करती है। मतलब अलॉटमेंट का उसने बोल दिया, अब जो शेयर होल्डर्स है वो अलॉटमेंट का पैसा उनको देता है। तो अब यहाँ पे रिसीट की एंट्री होगी जो कि है ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जो कि है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्स। यहाँ पे अलॉटमेंट या फिर कॉल्स हो गए, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, इन सबकी पहले एंट्री ड्यू होगी, वो कॉल्ड अप होगी कंपनी के द्वारा, तो उसे ड्यू बोला जाएगा। ड्यू होगी, उसके बाद फिर मनी जब हम कंपनी रिसीव करेगी उसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट है हमारी कॉल की ड्यू की एंट्री। ठीक है, ऑन मेकिंग द शेयर कॉल ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर्स द एंट्री इज शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन है बीइंग द शेयर कॉल मनी ड्यू। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने शेयर कॉल लिखा है, अगर ये फर्स्ट कॉल होगी तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल भी होगी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड कॉल, या फिर बोल सकते हैं शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये हो गई हमारी ड्यू की एंट्री। नेक्स्ट है हमारी रिसीविंग की एंट्री, जो कि है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन है बीइंग शेयर कॉल मनी इज रिसीव्ड। अब हमने जब पूरी जनरल एंट्रीज देख ली है एप्लीकेशन से लेके कॉल तक, अब इसका हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक ABC लिमिटेड कंपनी है, उसने इशू किया कितना, 1 लाख शेयर। कितने में, ₹10 each on 1st April 2006 में। The amount payable on these share was as under: ₹2 एप्लीकेशन में, ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट में, और ₹5 शेयर ऑन कॉल पे। मतलब कि ₹10 की शेयर है उसके पास, उसको उसमें कितने बाइफोकेट किया उसने, 2 एप्लीकेशन में, 3 अलॉटमेंट में और ₹5 कॉल पे। तो इन सब का टोटल हो जाएगा कितना, 10। ठीक है, अब हम इसकी क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले एंट्री किसकी होगी, एप्लीकेशन की। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होगी, एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे, 1 लाख। ठीक है, एप्लीकेशन में कितना पैसा है, ₹2, तो 1 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीस। ठीक है, ये एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। नरेशन है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट ₹2 पर शेयर। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी कि हम कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी फॉर
1 लाख शेयर्स ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी? अलॉटमेंट की एंट्री होगी। ठीक है, अलॉटमेंट की एंट्री हमने क्या पढ़ा था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹3 लाख। ये 3 लाख कैसे आया? कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 1 लाख। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 3, तो यहां पे हम उसको 3 से इंटू कर लेंगे तो आ जाएगा कितना? 3 लाख। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3 लाख। यहाँ पे नरेशन दिया हुआ है, अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट ₹3 पर शेयर्स। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की। पहली एंट्री अलॉटमेंट की क्या थी? ड्यू थी। अब हम मनी को रिसीव करेंगे। क्या होगी एंट्री यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 3 लाख। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी? कॉल की। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पे कॉल ही बस लिखा था तो यहाँ पे हम शेयर फर्स्ट में फाइनल कॉल करके भी लिख सकते हैं। डेबिट कितना? 5 लाख रुपीज। ये 5 लाख कहां से आया? कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है? 1 लाख। कॉल का पैसा कितना था? 5 रुपए, तो ये हो गया हमारे पास 5 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5 लाख। यहाँ पे ये कौन सी एंट्री है? ये ड्यू की एंट्री है। कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर एट ₹5 पर शेयर मेड ड्यू। ड्यू के बाद हमारी होगी रिसीविंग की एंट्री, जो कि है बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 5 लाख रुपीज। यहाँ पे नरेशन है कॉल मनी रिसीव्ड। तो आज हमने पढ़ा कि इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी क्या होती है, कंपनी के शेयर्स, शेयर कैपिटल और कंपनी किस तरीके से अपने शेयर्स को इश्यू करती है और उसकी जनरल एंट्रीज। थैंक यू।